नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार में सियासी हलचल बामे उरूज पर। नीतीश कुमार दोबारा वजीर आला बनेंगे या नहीं, फैसला आज। मरकज में इक़्तिदार संभालने के लिए बीजेपी की सरगर्मियां तेज। मोदी की सरकर्दा लीडरों से मुलाकात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज। आम इंतखाबात में पार्टी की करारी शिकस्त की वजूहात का लिया जाएगा जायजा। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीटिंग शुरू। लोकसभा चुनाव की शिकस्त के असबाब पर हो रहा है गौर। तो खबरनामे में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की करेंगे। हम आपको बता दें कि वजीर आला के ओहदे से इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां अपने बामे उरूज पर हैं। पार्टी कारकुनों और अरकान असेंबली के दबाव और मुतालबात के पेश नजर नीतीश कुमार अपने फैसले पर नजरसानी को तैयार हो गए हैं। कल पटना में मुनक्किद हुई जेडीयू की मीटिंग में पार्टी के अरकान असेंबली नीतीश कुमार को दोबारा वजीर आला बनाने पर अड़े रहे। जेडीयू अरकान असेंबली का कहना है कि बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार की क़यादत जरूरी है। तो दूसरी जानिब पार्टी सदर शरद यादव के नजरियात को लेकर भी पार्टी में इख्तिलाफ राय है। कल पार्टी की 2.5 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा रही थी। नीतीश कुमार ने अपने फैसले पर गौर करने के लिए आज तक 24 घंटे का वक्त मांगा था। इस सिलसिले में आज फिर जेडीयू लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है। हम आपको बता दें कि यह मीटिंग दोपहर 2 बजे तय मानी जा रही है, जिसमें वज़ीर आला से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। उधर बीजेपी ने भी गवर्नर से मुतालबा किया है कि वह अरकान असेंबली की हिमायत से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गौर करके ही कोई फैसला ले। तो उधर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने बिहार की सियासी हलचल को नीतीश कुमार की चाल बताया है। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू में दाखिली इंतशार काफी बढ़ गया है। कि ये एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा नीतीश कुमार ने की है। इसके 3 कारण हैं। एक कारण कि जो नीतीश कुमार ऊंची आवाज में कह रहे थे कि कोई हवा नहीं है नरेंद्र मोदी की, आज वो साबित हुआ रिजल्ट के बाद, तो उस पर चर्चा बंद हो। दूसरा, जो अंदर खाने में इनका विद्रोह था वो एजेंडा बदल जाए। और तीसरा, नीतीश कुमार अपने को फिर से रिवाइवल फेस के रूप में आए कि मैंने विधायकों का मैंडेट लिया है। पता नहीं कैसा मैंडेट है। नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से हाथ मिला सकते हैं, ये साक्ष्य है। और कांग्रेस से हाथ उन्होंने इसीलिए मिलाया था, जिससे पूरी जिंदगी वो कांग्रेस के विरोध में लड़ते रहे, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। और अब बात मोदी की सरगर्मियों की करेंगे। मरकज में इक़्तिदार के बागडोर संभालने के लिए दिल्ली में बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी जोर शोर से लगे हुए हैं। काबीना के खद्दोखाल को लेकर नरेंद्र मोदी पार्टी के सरकर्दा लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल मोदी ने एल के आडवाणी समेत दीगर सरकर्दा लीडरों से तबादला ख्याल किया था। हम आपको बताते चलें कि मोदी आज भी कई अहम लीडरों से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चंद ही दिनों में वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने वाले हैं। तो उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी आज नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। ताहम आज होने वाली जगन और मोदी की मुलाकात को अहम समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि सीमा आंध्रा इलाके में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 8 पार्लिमानी और 67 असेंबली सीटें हासिल हुई हैं। सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का कहना है कि मोदी हुकूमत को अवाम से किए गए वादों को पूरा करना होगा और मुल्क से बदनवानी के खात्मे की कोशिश करना चाहिए। जब राम जेठमलानी से बीजेपी में वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। From the new government is a meticulous fulfillment of the promises which they have made to the people and which promises have brought them into these positions of power. I have had perfect confidence in Modi. Everybody knows that I am the first person in this country who had said that Modi is the one person who should be the Prime Minister of this country. If Modi takes initiative, will you return BJP? Well, the question does not arise. There are too many people
There are too many people who don't want me in the BJP, so I don't care. और अब बात कांग्रेस मीटिंग की करेंगे। आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी अपने मुहासबे में जुट गई है। इस सिलसिले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के नाकिस मुजाहरे की वजूहात का जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि 2009 लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि हालिया आम इंतखाबात में यह तादाद घटकर सिर्फ 44 हो गई। दूसरी जानिब कांग्रेस हलकों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ओहदों से मुस्ताफी होने की इत्तलात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा हुकूमत साजी की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करदा एक पैगाम में पार्टी के चंद अरकान असेंबली की जानिब से अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में फिर से हुकूमत साजी का दबाव डालने की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया गया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी की तायद करने के बजाय दोबारा असेंबली इंतखाबात करवाने को तरजीह देगी। आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने अपने 2 नायबीन एचएस बरहमा और नसीम जैदी के हमरा राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नौमुंतखब 543 अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त सदर जमहूरिया के हवाले की। सदर जमहूरिया ने कामयाबी के साथ आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। Called on the President of India, we have presented the notification of newly elected members of 16th Lok Sabha that has been submitted to the President. Final authentic list of elected candidates as provided under law. Organizing in a very successful manner, the President really expressed his appreciation of the way in which the whole exercise of election management has been conducted. लोकसभा इंतखाबात में मिली करारी शिकस्त के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक हंगामी मीटिंग इस वक्त हो रही है। मैं आपको बता दें कि सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू हुई है। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव भी शामिल हैं। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद अब शिकस्त की वजूहात पर जायजा इस मीटिंग में लिया जा रहा है। आज मुलायम सिंह ने सभी हारे हुए पार्टी के उम्मीदवारों को इस मीटिंग में तलब किया है। तो खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक बाद खबर जम्मू से है, जहां के अखनूर इलाके में मिलिटेंटों के आईईडी धमाके में एक फौजी जवान हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। फौज के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक कल फौज की एक गश्ती टीम को निशाना बनाकर मिलिटेंटों ने आईईडी धमाका किया। महलूक फौजी जवान की शिनाख्त सिपाही बिखाले के तौर पर की गई है। इस वाकये में हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और लांस नायक अमूल कुमार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसी दौरान सरहदी इलाके नाथू तिब्बा में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरिंग की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। फायरिंग की वजह से मकामी अफराद में खौफ व हरास देखा गया। पुलिस जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात फायरिंग खत्म हुई। इसके अलावा फौज ने कल 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। योग गुरु बाबा रामदेव आज सुबह राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई हुकूमत के साथ उनका अहद पूरा हुआ। इसके बाद बाबा रामदेव हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत से बड़ी तब्दीली की उम्मीद जाहिर की। वाज़ेह है कि कई माह कबल रामदेव ने यूपीए हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़्म जाहिर किया था, लिहाजा वो काफी खुश हैं।
उधर बीजेपी की कामयाबी के बाद मुस्लिम तंजीमें मोदी हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात पैदा करने और हुकूमत से मुस्लिम मसाइल पर बात करने की तरफ इशारा दे रही है। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि मुस्लिम चेहरों को बीजेपी से रब्त बनाए रखना चाहिए ताकि गुफ्तगू का रास्ता हमवार हो सके। पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के बाद कुछ मुस्लिम हलकों में मोदी की कामयाबी पर मायूसी है, तो कुछ दूसरा हलका मोदी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर जोर दे रहा है। मुंबई में मुनक़द हुई इसी तरह की एक मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मुस्लिम मसाइल पर मरकज में कायम होने वाली हुकूमत और रियासत की कांग्रेस एनसीपी हुकूमत से गुफ्त शनीद की राहें हमवार करने पर गौर ख़ौज़ किया। अब ये जो गवर्नमेंट बनी है और वो मेजोरिटी के साथ में बनी है, तो उनके साथ में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने अभी इस वक्त जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है कि जिसके ज़रिए से हमारे जो अक़लियत के जो सरकर्दा अफराद हैं वो वक्त ब वक्त जो है अगर इन किसी हमारी बुनियादी हुकूक पर अगर कोई ज़र्ब होती है तो हम उनसे मुलाकातें भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, और जहाँ पर अगर हमको खुदा न खास्ता कहीं एहतजाज करना पड़ा तो एहतजाज। हमारे जो बेगुनाह लड़के जो जेलों में हैं, ये सबको लेकर हम लोग इस सरकार के साथ ईमानदारी से डायलॉग करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी इतनी ईमानदारी से मुसलमानों की तरफ देखिए। जो भी उनके टॉप लीडरशिप से बात आई है, चाहे वो मोदी और राजनाथ सिंह जी हो या जो भी और जो लीडर्स हो। मुंबई में हुए इस इजलास में मुख्तलिफ दानिश्वरों ने असेंबली इंतखाबात से कब्ल कांग्रेस एनसीपी हुकूमत पर दबाव बनाने और लंबे अरसे से जेर इल्तवा पड़े मुस्लिम मसाइल को हल करवाने पर जोर दिया। साथ ही मुस्लिम दानिश्वरों का ख्याल था कि कांग्रेस का दामन छोड़कर दीगर सियासी जमातों से कुर्बत बढ़ाने की बात की जाए। तो अब ये मौका है, आज़ादी के बाद पहली बार ये मौका है कि मुसलमानों को सीडो सेकुलरिज्म के चुंगल से आज़ाद होना चाहिए और मुसलमान जो अब तक 65 साल तक कांग्रेस के साथ जो राजनीति कर रहा था उससे मुसलमान बाहर आए और अपने लिए नई पॉलिटिकल दिशा, नई पॉलिटिकल सन मुयन करे। मरकज में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद भगवा एजेंडे पर अमल आवरी और उसके नतीजे में पैदाशुदा खदशात पर गौर ख़ौज़ किया, लेकिन मुबैना फ़िरका परस्ती के निफाज को रोकने के लिए किसी तरह के मंसूबे पर चर्चा नहीं हुई। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। आंध्र प्रदेश गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के लिए पहले 4 माह के अखराजात का फंड मुख्तस कर दिया है। हैदराबाद के राजभवन में रियासत के आला अफसरों के साथ मुनक्किदा एक अहम इजलास में गवर्नर ने दोनों रियासतों के फंड्स को कतियत दी है। आंध्र प्रदेश रियासत के लिए 34,595 करोड़ और तेलंगाना रियासत के लिए 26,516 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। समाजवादी पार्टी लीडर और उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि आम इंतखाबात में रामपुर की अवाम ने समाजवादी नजरियात का ख्याल नहीं रखा। आजम खान ने कहा कि अवाम को सहूलतें देने के बावजूद लोग वोट डालने नहीं निकले। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में मुसलमानों ने मजहब की बुनियाद पर वोटिंग नहीं की। आजम खान ने मजीद कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश मरकज के गुनाहों की सजा भुगत रही है। वोटरों ने धर्म और जाति के नाम पर, दीवानगी के नाम पर और किसी उन्माद के तौर पर वोट नहीं दिया। उन्होंने कोई ये साबित नहीं किया कि किसी के खिलाफ उनका कोई जुनून है। उन्होंने बहुत आराम से लाइट का फायदा उठाया और पंखों में रहे, तो कोई आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कितना इत्मीनान है देखिए यहाँ लोगों को, जिस रामपुर के बारे में बड़ी अजीब अजीब धारणाएं हैं, वहाँ के लोगों को कितना इत्मीनान है। आज जो भी कुछ भोग रहा है पूरा देश, वो केंद्रीय सरकार के पापों को भोग रहा है। अब जबकि गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम बनने वाले हैं, ऐसे में गुजरात का नया वजीर आला कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात में नरेंद्र मोदी की इम्कानी जानशीन हो सकती हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात काबीना में एक तवील अरसे से वजीर हैं। अगर आनंदीबेन गुजरात के वजीर आला मुंतखब होती हैं तो वो रियासत की पहली खातून वजीर आला होंगी। गुजरात बीजेपी ने आइंदा हफ्ते लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास तलब किया है, जिसमें आनंदीबेन को मुंतखब किया जा सकता है।
बीजेपी हाईकमान ने जनरल सेक्रेटरियों तोरचंद्र गहलोत और ओम माथुर को मुबस्सिर के तौर पर नामजद किया है, तो दूसरी यानी 21 मई को गुजरात असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है, जिसमें मोदी को शानदार जीत पर तहनीत पेश की जाएगी। मुल्क में नरेंद्र मोदी के बाद जो शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अमित शाह। नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के इंतखाबी काम बखूबी संभाले, जिसके नतीजे में पार्टी को शानदार कामयाबी मिली। नाज़रीन, गुज़िश्ता 19 अप्रैल को ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अमित शाह से खास बातचीत की थी। तो आइए नाज़रीन, आप देखिए खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। अदा ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो नरेंद्र भाई के संपर्क में कब आपका आना हुआ? सबसे पहले संघ का काम करते करते ही नरेंद्र भाई उस वक्त संघ के प्रचारक थे, तो मिलना होता था सभी कार्यकर्ताओं का, इस तरह मेरा भी होता था। तो एकदम से गुजरात से यूपी में आप आए और आपने भाजपा को इस तरह से यहाँ पुनर्जीवित किया, जो काम यहाँ राजनाथ सिंह नहीं कर सके, मुरली मनोहर जोशी नहीं कर सके, लालजी टंडन नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कई बार सफल हुई है, सर्वोच्च स्थिति पर पहुंची है। यहाँ हमारी सरकार रही, 85 में से लगभग 60 सीट हम जीते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं तो कई ऐसे कार्यकर्ता मिलते हैं जो पूर्व विधायक है, 3-3, 4-4 टर्म जीते हैं, 4-4 टर्म तक एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवमय इतिहास है। क्या असेसमेंट है यूपी के बारे में सीट्स को लेके? मैं मानता हूं कि सबसे अच्छे परिणाम अगर किसी एक पार्टी के लिए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। हम सबसे बड़ा दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और पहली बार लगभग 1 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी है और जनता का रिस्पांस भी, रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक है। तो यूपी में आपका एजेंडा क्या रहेगा? जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिए संवैधानिक तौर पर कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश अगर बीमारू स्टेट से बाहर निकल आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के कारण ही इस देश का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में 10 साल तक रह सकता है। सेंट्रल स्टेट का कोई टकराव आने वाले नहीं, संविधान ने काफी स्पष्ट किया हुआ है सेंटर ने क्या करना है, स्टेट ने क्या करना है। फेडरल स्ट्रक्चर की मर्यादा राज्य और केंद्र दोनों के लिए बनाई हुई है। इस मर्यादा की परिधि में ही, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही यूपी के डेवलपमेंट किया जा सकता है और हम जरूर करेंगे। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर्स कंट्री में हुए हैं, चाहे अटल जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा जी हैं, शास्त्री जी हैं, किसके सबसे करीब आपको दिखाई देंगे वर्किंग के हिसाब से? कुछ ऐसा? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग कार्य पद्धति होती है और दूसरा चुनौतियां भी देश के सामने हर समय पर अलग अलग होती हैं। प्रधानमंत्री जब काम करते हैं तो ज्यादातर समय तो देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करने के लिए करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री के बनने से पहले किसी के लिए तैयार पड़ी होगी। इतनी चुनौतियां यूपीए 1, यूपीए 2 ने बनाकर रखी हुई। देश का औद्योगिक विकास ठप पड़ा है, देश के रुपये की साख विश्व में धरातल पर पहुंची हुई है, महिलाओं की सुरक्षा देश में कहीं पर नहीं है, सीमाओं की सुरक्षा में पड़ोसी हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, विदेश नीति खस्ता हाल पड़ी है, भ्रष्टाचार की बात करें तो इतनी भ्रष्ट सरकार शायद ही संविधान बनने के बाद कभी आई होगी। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के कन्फेडरेशन के भी मामले सामने आए हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है और सरकार बनते ही इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो आपको क्या लगता है उनका गवर्नेंस मॉडल किस तरह का होगा? कौन से सेक्टर को, गुजरात के अनुभव को आप
ध्यान रखते प्राथमिकता देंगे? क्या देखिए, ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ देश है, जटिल समस्याओं से घिरा हुआ देश है, और इतने सारे प्रांत है इस देश में कि कोई एक मॉडल कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर जब सरकार बनेगी तब सरकार के सामने जो चुनौतियां होगी इसके आधार पर ही रणनीति तय हो सकती है, पहले से कोई रणनीति नहीं बन सकती। क्या लगता है एग्रीकल्चर को प्राथमिकता मिलेगी? जैसे आजकल विज्ञापन आपका आता है, निश्चित एग्रीकल्चर को प्राथमिकता मिलेगी। हमारे घोषणा पत्र में हमने एग्रीकल्चर पर खासा वजन भी दिया है, और गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहां जहां एनडीए की सरकार रही है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रमोट किया है और परिणाम भी मिले हैं। मैं मानता हूं कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट में सम्मानित स्थान न हो, देश के लिए रोजगारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकती। इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे? स्वाभाविक रूप से एक बैलेंस ग्रोथ की बात होगी तीनों सेक्टरों में। आपने कई सालों तक नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उनके साथ काम किया है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को जानते हैं, तो क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल वेंडेटा होगा दिल्ली में? जी, जरा भी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। देखिए, मुझ पर गलत मुकदमे डाल दिए, मुझको जेल में भी डाल दिया, बाद में तय भी हुआ कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट मी। हाईकोर्ट ने अपने मेरे बेल के जजमेंट में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। ठीक है, आज भी उसके बाद गुजरात में एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का जेल में नहीं गया है। अगर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर करना होता तो पूरा मौका था, हमारे पास सरकार तो है भैया, दो हम भी धर लेते और बैलेंस करके सौदा करते। मेरे पर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से काम करने के बाद भी गुजरात सरकार ने नहीं किया। ये एक हवा फैलाई जा रही है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। उनके मन में एक भय है कि जिस तरह से शासन उन्होंने चलाया है, कानूनी गाज गिरने वाली है। अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई का सवाल है, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर काम करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, और कांग्रेस की संस्कृति ये इमरजेंसी से लेकर आज तक रही है। जब तक आंध्र प्रदेश के आपके वाईएसआर उनके साथ रहते अच्छे हैं, नहीं रहते तो बुरे हो जाते हैं। मायावती उनके साथ रहती है, मायावती जी तो अच्छी है, नहीं रहती है तो बुरी हो जाती है। नेताजी उनका समर्थन करते हैं तो अच्छे हैं, नहीं करते हैं तो बुरे हो जाते हैं। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, अमित शाह छोड़िए, ढेर सारे एग्जाम्पल जिसमें सीबीआई ने एक ही मामले में 5-5 बार शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने बनवाए। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम ऐसा निश्चित नहीं करेंगे। पिछली बार एक पब्लिक मीटिंग में मैंने सुना, नरेंद्र भाई ने कहा कि ये जानते हैं कि सत्ता में सरकार आएगी तो इनकी जगह कहां होगी, तो लोगों ने सोचा कि शायद जेल जाने का रास्ता उनको दिखा। नहीं, ये नरेंद्र भाई ने इस रेफरेंस में नहीं कहा, ऑपोजिशन की जगह की तरह। अच्छा, उस तरह से बात बैठेंगे। एक और चीज बताइए, आपने काफी करीब से देखा उन्हें, ये कुछ एक सेक्शन ऑफ बीजेपी और जनरली कहा जाता है कि नरेंद्र भाई का स्टाइल एक डिक्टेटर जैसा है। आपको लगा कभी ऐसा गुजरात में काम करते हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। मैंने खासे अच्छे पोर्टफोलियो हैंडल किए हैं, मुझे पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। मैं मानता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट्स में कभी भी चीफ मिनिस्टर का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहा, इवन पॉलिसी मैटर में भी। पॉलिसी मैटर में मंत्री गुजरात में प्रेजेंटेशन बनाकर उनको दिखाने जाते हैं, तब जाकर वो देखते हैं और अपने सुझाव देते हैं। ऐसा कुछ आने वाला, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा डेमोक्रेटिक जो है जिस तरह से देखिए, फॉर्मली काम करने को अगर आप कोई डिक्टेटरशिप कहता है तो मैं मानता हूं कि जो देश का मुखिया है उसने फॉर्मली काम करना चाहिए और पॉलिटिकल विल के साथ काम करना चाहिए, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। दो अलग पहलू है, दो अलग चीजें हैं, फर्मनेस एंड डिक्टेटरशिप, और दोनों के बीच की भेद रेखा अगर हम नहीं समझेंगे तो हम मोदी जी के साथ अन्याय करेंगे। मीडिया में मेरे कुछ साथी सोचते हैं ऐसा दिल्ली में, शायद डरे हुए हैं कि भाई आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। क्या हुआ गुजरात में? हम 12 साल से हैं। मीडिया ने आजाद हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा
गालियां किसी एक व्यक्ति के लिए दिखाई हैं, लोगों ने दी हुई मुखर कर, तो वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज अ विक्टिम ऑफ डेमोक्रेटिक लिबर्टी। क्या हुआ किसको? 2002 से लेकर आज तक मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, जिसने कहा है उसको दिखाया है। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। मीडिया ने इतने हमले करने के बाद भी गुजरात में 4-4 बार हम चुनाव जीते, 2/3 बहुमत से जीते। जनता अपने फैसले लेती है खुद। काफी मैच्योर हो चुकी है हमारी डेमोक्रेसी। गुजरात में कभी वेंडेटा मीडिया पे कोई ऐसा इस तरह का एक भी घटना आप बता दीजिए। आप भी मीडिया में इतने साल से काम कर, कभी नहीं हुआ। आपके भी ईटीवी के भी स्ट्रिंगर रहते हैं, जर्नलिस्ट रहते हैं, काफी बड़ी टीम है आपकी, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कभी रोकने का भी प्रयास नहीं किया। फिर अब ये राम मंदिर का मुद्दा है अपने पास प्रायोरिटी में या नहीं इस बार यूपी में? हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है, पर प्रायोरिटी में है इस समय या थोड़ा डायलूटेड है? हमारी एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स का परफॉर्मेंस और यूपीए का परफॉर्मेंस। जनता के सामने 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, एनडीए का परफॉर्मेंस और भाजपा शासित राज्यों का परफॉर्मेंस, और यूपीए का परफॉर्मेंस और यूपीए शासित राज्यों का परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि जनता तय करे इस देश को वेलफेयर स्टेट कौन बना सकता है, कल्याण राज्य कौन बना सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बना सकता है, भाजपा बना सकती है, या राहुल जी के नेतृत्व में यूपीए बना सकता है। चलिए अमित जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे सवालों के धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।